हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अगर आप हमारे साथ लास्ट वीडियो में बने थे तो उस वक्त हमने डिस्कस किया था डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन की इम्पोर्टेंस, लोकेशन, स्टेप्स, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा था और एंड में चल के हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इससे रिलेटेड जैसा हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली बात है साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए गए टू प्रूफ दैट यस इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हमारे एनसीईआरटी बुक में हैं वो हमें पढ़ने हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, और आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से बने हुए हैं तब भी आपका मोस्ट वेलकम कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इससे पता चले हमें कि यस आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपके रिसेंट कोई एग्ज़ाम हो रहा हो उसमें अगर बायो से रिलेटेड कोई टॉपिक हो जिसकी आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी डिमांड लिख सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, और इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को आज हम देखेंगे आज की क्लास में। यहाँ पर किया गया कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वो एक्सपेरिमेंट जो मिसेल्सन एंड स्टाल ने किया। पूरा नाम इनका मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, बट एग्जाम में मिसेल्सन एंड स्टाल करके ही पूछा जाता है। कब किया इन्होंने? इन 1958। तो यहाँ अगर हम देखें कि इस एक्सपेरिमेंट को यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को किसने किया कि दैट यस डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये किया गया था मिसेल्सन एंड स्टाल के थ्रू। आप इतना नाम याद रखेंगे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये मिसेल्सन एंड स्टाल के नाम से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा नाम ये नहीं भी याद रखते तो आपका काम हो जाएगा। कब? ईयर याद रखना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। ठीक है ना। अब बारी आती है कि आखिर इस सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है। जो हम ये एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं आखिर इसका मतलब क्या है। एक्चुअली बात ये है कि अगर आप देखें तो ये पेरेंटल डीएनए था, ये पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, और इसको हम वाइट कलर से डिनोट कर रहे हैं इसके दोनों स्ट्रैंड्स को। तो जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा था तो ये दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहे थे, है ना, और दोनों ही स्ट्रैंड पर जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है वो सिंथेसाइज्ड हो रहा था। तो अगर अब ये न्यूली फॉर्म डीएनए को अगर आप देखें तो एक स्ट्रैंड इसका न्यू है और एक स्ट्रैंड इसका पेरेंटल है। ये वाइट वाले ये क्या है? पेरेंटल है ना, पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब दो ही स्ट्रैंड हैं, इस दो स्ट्रैंड में यानी कि 2 स्ट्रैंड है डीएनए के पास, और इस 2 स्ट्रैंड में एक पेरेंटल जैसा ही है, पेरेंटल ही है, इनफैक्ट एक पेरेंटल है और जो एक है वही न्यूली सिंथेसाइज्ड है। यही न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ठीक है, तो दो में कंट्रीब्यूशन 50% तो पेरेंटल का हो गया, 50% न्यू का हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज कंजर्व। इसीलिए हम यहाँ सेमी वर्ड लाते हैं, सेमी, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव, हाफ ऑफ द स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड लाइक पेरेंट्स। तो इसीलिए अब इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसे हमें आज पढ़ना है। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। अब देखें, और एक चीज और, कभी भी जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं तो आप बहुत हड़बड़ में ना रहें कि बहुत जल्दी इसे स्किप करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ समझने में वक्त लगता है। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को अगर समझ रहे हैं तो आप उससे टाइम दे दें, और एक बार अगर आप उससे टाइम देकर देखें, आप हमारी बात पर यकीन करके देखें, अगर आपने किसी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए अगर आपने वक्त दे दिया, दोबारा वो टॉपिक आपसे कभी भी टाइम नहीं मांगेगा कि मुझे अब दोबारा रिवाइज करो। आप बिलीव करें इस बात को। जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे के पास बहुत सारा टॉपिक होता है सिर्फ रिवीजन के लिए,
उनको रिवीजन ही बहुत ज़्यादा करना होता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि जब क्लास चल रही थी, जब वो क्लास में प्रेज़ेंट थे, जब भी उनके सामने वो टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, वो अपना 100% अटेंशन पे नहीं कर रहे थे। जब वहाँ नहीं पे कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं तो देना ही पड़ेगा अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए तो, है ना? तो इससे बेहतर है कि आप फर्स्ट टाइम ही अपना 100% अटेंशन दे दें। इससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमैटिकली चली जाएँगी। अब इसको रिवाइज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि वो हमेशा आपके दिमाग में रहेंगी। आप किसी पढ़े-लिखे बच्चे से बात कीजिए जो हमेशा किसी टॉपिक वो क्या करेगा, उसके पास टॉपिक हमेशा रेडी है। वो कभी ये नहीं बोलेगा इस टॉपिक को मैंने रिवाइज़ नहीं किया। उसके पास रिवीजन नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ज़्यादा। अब कंप्यूटर तो न है नहीं, 10% 20% चीज़ें रह जाती हैं, बट 80-90% उसकी चीज़ों उसके हमेशा दिमाग में रहेंगी। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसलिए आप भी हड़बड़ ना करें। आप आराम से पेशेंटली एक बार इसे टाइम दें और एक बार समझें। अंत में आपसे हम खुद पूछेंगे कि आपको अगर ये चीज़ें देख लिया आपने एक बार और फिर आप ये लाइफ टाइम आप भूल कर दिखाएँ। लोग कहते हैं ना याद करके दिखाओ। मेरा ये चैलेंज है कि आप भूल कर दिखाइए। नाउ अब बात करते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब तो आ गया। अब इससे रिलेटेड आप मिसेल्सन एंड स्टाल का आपको सेटअप समझना पड़ेगा कि व्हाट दे यूज़। तो मिसेल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, मिसेल्सन एंड स्टाल, इन्होंने किया क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले हमें समझना पड़ेगा ना। सो मिसेल्सन एंड स्टाल ने क्या यूज़ किया, दे यूज्ड, सबसे पहली चीज ये, दे यूज्ड हैवी आइसोटोप्स। क्या यूज किया उन्होंने, हैवी आइसोटोप्स। किसका, हैवी आइसोटोप्स। अब हैवी आइसोटोप्स कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, और जैसा हमने अपने चैनल पर प्रॉमिस किया है कि इस पर हर क्लास बिल्कुल बेस से बताई जाएगी, ऐसा मानकर कि आपको इसमें कुछ भी नहीं आता। अब नाइट्रोजन है, नॉर्मल नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 एंड जो मास होता है वो है 14। ये नॉर्मल है। ये कैसा है, नॉर्मल है। ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। अब इसी का अगर हम बोल रहे हैं कि आइसोटोप, आइसो का मतलब होता है सेम, टोप का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जो इसका एटॉमिक नंबर बताता है। अब ये भी 7 ही है, यही तो नंबर बता रहा है, लेकिन ये हैवी है, यानी कि इससे भारी है। तो हमें फर्क कहाँ करना पड़ेगा, इसके मास के ऊपर। तो अब ये क्या है, N15। नेचर में ये पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं बट पाए जाते हैं। ये इस नाइट्रोजन का आइसोटोप है, यानी कि N14 एंड N15 वाले दोनों आइसोटोप्स हैं, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, लेकिन ये हैवी है, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो आप इसे कह सकते हैं ना कि ये क्या है, ये हैवी है। ठीक। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने किस वाले नाइट्रोजन को लिया, इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इस हैवी वाले को लिया है। ठीक। नॉर्मल कब आएगा उसकी जिक्र हम करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी इसको हैवी वाले को भी यूज किया है अपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। तो आई थिंक आपको हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन उन्होंने यूज किया, यानी कि N15 यूज किया। नॉर्मल होता है N14 और हैवी इन्होंने लिया जो कि है N15। अब उन्होंने क्या किया कि ई कोलाई लिया। अब ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसे तो कल्चर करना पड़ेगा, है ना, उसके हाथ पैर तो होते नहीं। अब उसको हमने क्या किया, ये पेट्री डिश है, और आपने यहाँ कल्चर किया होगा अपने स्कूल में, नहीं तो हायर स्टडीज में जरूर करेंगे। नाउ ये रहा एक मीडिया, अगार मीडिया हम लेते हैं, तो ये एक मीडियम है, या आप मीडिया कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये ग्रो करने वाला है ई कोलाई। कौन ग्रो करेगा, ई कोलाई को हम ग्रो करवाएंगे, ई कोलाई। ठीक। लेकिन इस मीडिया की आपको खासियत समझनी पड़ेगी। ठीक है, मीडिया क्या है कि इस मीडिया में हमें, मीडिया जब हम बनाते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजन सोर्स भी डालते हैं, ताकि वहां से ये बैक्टीरिया अपने लिए नाइट्रोजन सोर्स ले सके। ठीक है, भाई ये बैक्टीरिया के पास भी तो डीएनए है, तो डीएनए है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स भी तो है, नाइट्रोजन बेसिस भी तो है, तो इसके लिए हमें इसे नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर डालने होते हैं। अब यहाँ पर नाइट्रोजन सोर्स के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, एमोनियम क्लोराइड, NH4 यूज करते हैं, NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, तो NH4Cl हम यूज करते हैं यहाँ पर।
अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर अब N15 इंट्रोड्यूस करवाना था, है ना, तो NH4Cl एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज किया गया। लेकिन खासियत ये है कि इस नाइट्रोजन में उन्होंने हैवी वाला नाइट्रोजन लिया। बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको तो पढ़ाया जा रहा है बहुत इतने आसानी से, बट सोचिए जरा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके पहले तो इससे NH4Cl को N15 वाला NH4Cl बनाया, यानी कि इस नाइट्रोजन में उन्होंने हैवी वाले नाइट्रोजन यूज किए हैं, है ना। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई, यानी कि इस मीडिया में क्या है, N15 अवेलेबल है। इस मीडिया में क्या है, N15 अवेलेबल है। अब इस बैक्टीरिया के उस डीएनए में जहां जहां नाइट्रोजन की जरूरत होगी वहां वहां N15 जाएगा। और ऐसा हमने बहुत सारे जनरेशन्स तक किए, ऐसा एक्सपेरिमेंट बहुत सारे जनरेशन्स तक किए। सो ई कोलाई क्या किया, ई कोलाई वॉज ग्रोन, ई कोलाई वॉज ग्रोन। कब तक, फॉर मेनी जनरेशन्स। ये जनरेशन का नाम आपसे नहीं पूछेगा, फॉर मेनी जनरेशन्स। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये डिस्कस करने के बाद न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे। सो वॉज ग्रोन फॉर मेनी जनरेशन्स, ठीक है, बहुत सारे जनरेशन। अब बहुत सारे जनरेशन के ग्रो करने के बाद हुआ क्या, यानी कि NH4Cl जो हमने N का सोर्स लिया 15, उस पर ई कोलाई हमने बहुत सारे जनरेशन तक ग्रो किए, ठीक है। अब बहुत सारे जनरेशन ग्रो किया, इसका मतलब हमने एक्चुअली किया क्या, हमने एक्चुअली ये किया कि इस बैक्टीरिया के अंदर जहां जहां भी नाइट्रोजन का सोर्स था वहां हमने इसके दोनों ही स्ट्रैंड में कोशिश की कि N15 वाला फिक्स हो जाए, है ना। अब हमें ऐसे स्ट्रैंड्स मिल गए जहां दोनों ही स्ट्रैंड N15 है, ठीक, यानी कि N15 इन इट्स डीएनए ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, ठीक, यानी कि वी गॉट N15 इन इट्स बोथ द स्ट्रैंड्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, बहुत ध्यान से समझेंगे ना, बहुत स्लो चल रहे हैं आपके लिए ना। अब ये बात समझ में आ गई कि इसके दोनों स्ट्रैंड पर N15 आ गया। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि डीएनए, अब एक बात बताइए, नॉर्मल डीएनए जो था वो N14 वाला था, है ना, N14 वाला था। तो अगर हम इसे कंपेयर करें इसके साथ N15 वाले के साथ, तो क्या ये N15 वाला जो है ये N14 के कंपेयर में क्या ज्यादा हैवी नहीं होगा, तो इसे हम हैवी डीएनए कह सकते हैं, और इसे हम लाइट डीएनए कह सकते हैं। उसके कंपेयर में ये हल्का है तो इसे हम लाइट डीएनए कह सकते हैं, ठीक, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब इससे हुआ क्या कि ये डीएनए हैवी हो गया और इसलिए हम इसे हैवी डीएनए, तो अब जहां जहां भी हैवी डीएनए, लाइट डीएनए ये आता है ना वर्ड, तो आप ये समझिए कि हैवी डीएनए का मतलब वहां पर N15 है, लाइट डीएनए का मतलब होता है N14, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है बहुत ही ध्यान से। अब आपको ये समझना है कि ई कोलाई लिया गया था, ठीक, अब इसके दोनों ही स्ट्रैंड पर N15 फिक्स हो गया है, ठीक। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि एक उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे प्लीज। एक टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें रखा उन्होंने क्या, तो सेसियम क्लोराइड। इसमें क्या रखा, सेसियम क्लोराइड, ये लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी बुक में। अब सेसियम क्लोराइड का सॉल्यूशन रखा, ठीक है, और इसके क्या किया गया, इसे सेंट्रीफ्यूग करवा दिया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है, आपने देखा होगा अपने स्कूल में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या करती है कि उसमें जब हम ऐसे टेस्ट ट्यूब फिक्स कर देते हैं या उसके सेटअप कर देते हैं हम आरपीएम पे, रेट या रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर सेकेंड, डिपेंड करता है कैसी प्रोग्रामिंग सेट किया गया है। तो रोटेशन मान लीजिए 1500 रोटेशन पर मिनट, तो 1 मिनट के अंदर उसकी 1500 रोटेशन हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, जब ये पूरी सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाती है तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर इस सेसियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को बहुत देर तक सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो उसमें एक डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाती है, ये इसका फीचर है। डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये होता है, क्या डेवलप हो गया, डेंसिटी ग्रेडियंट। कब, जब सेसियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हमने बहुत देर तक सेंट्रीफ्यूग किया। सो अ डेंसिटी ग्रेडियंट इज डेवलप्ड।
डेंसिटी ग्रेडियंट, कहीं भी अगर ग्रेडियंट वर्ड आ जाता है तो आप समझ लें डिफरेंस। आप पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। किसका डिफरेंस? डेंसिटी का डिफरेंस। ये इसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से डेवलप होता है, क्या उसका कोई पैटर्न है? बिल्कुल पैटर्न है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, सो डेंसिटी क्या होगी इसमें? डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अगर हम इस पॉइंट को बोले ए, इस पॉइंट को बोले अगर बी, और इस पॉइंट को बोले सी, तो जैसे जैसे आप ए से सी की तरफ आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब सी जो ज्यादा है वो ज्यादा डेंसर रहेगा। सी की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, उसके बाद बी की है, उसके बाद ए की है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब एक बात बताइए, ऐसे वाले डेंसिटी ग्रेडियंट वाले CaCl सॉल्यूशन में अगर आप कोई भी चीज अगर आप इसमें डालें, मान लीजिए अगर आप इसमें कोई भी चीज डालते हैं, कोई एक्स नाम की चीज डालें, ठीक है। अब ये एक्स नाम की चीज वहीं जाकर सेटल होगी ना जहां इसकी डेंसिटी मैच करेगी। अगर इसकी डेंसिटी एक्स वाले की डेंसिटी अगर जाकर बी के साथ मैच करती है तो यहीं पर एक्स जाकर सेटल होना शुरू हो जाएगी, है ना। आपने पढ़ा है ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि लिक्विड है, पानी है, उसी पानी में कोई चीज डूब जाती है, कोई चीज तैरने लगती है। अब जैसे मान लीजिए ये वाटर कॉलम है, ठीक है, कोई इसी में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, कोई सामान इसके ऊपर फ्लोट करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जो बीच में रहेंगे। अब ये सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस सब्सटेंस की वाटर के हिसाब से रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वही तय करेगा कि ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ठीक है। ठीक वही चीज यहां पर भी लागू हो रहा है। अगर ये एक्स, अब ऐसा CaCl सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी यहाँ पर क्या हो गई है, डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो चुकी है, क्योंकि हमने इसे बहुत बार रोटेट करके सेंट्रीफ्यूगेशन से डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप करवा लिया है। अब इसमें अगर हम बाहर से कोई एक्स डालें तो वो एक्स जाकर वहीं पर सेटल होगा जहां की उसकी डेंसिटी मैच करेगी। अगर हमने यहाँ पर वाई डाला, अब वाई जाकर अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग जाकर मैच करेगी, वहीं पर जाकर सेटल होगा। मान लीजिए वाई बहुत ज्यादा डेंसर है और इसकी डेंसिटी मैच कर रही है सी के साथ, तो सी पर जाकर मैच करेगा। ऐसे बी और सी के भी बीच में हो सकता है। हमने आपको समझाने के लिए 3 रेफरेंस लिए हैं, ठीक है, कि इस तरह से डेंसिटी ग्रेडियंट हो गई। और जब भी अगर आप बाहर से कुछ चीज डालोगे वो अपने अपने जहां उसकी डेंसिटी ग्रेडियंट मैच कर रही है, जहां उसका डिफरेंस मैच कर रहा है, वो वहीं जाकर अपना बैंड बना लेगा। ऐसा इसलिए बताया क्योंकि अगर एक इस तरह का टेस्ट ट्यूब अगर आप, जिसमें कि आपने सेसियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेकर और वहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन करके आपने डेंसिटी ग्रेडियंट बना लिया है, ठीक है, और अगर आप इसमें डीएनए डालते हैं, अगर आप इसमें डीएनए डालते हैं, ठीक, डीएनए डालते हैं, और ये डीएनए कौन सा डालेंगे, ये डीएनए आप N15 वाले डालेंगे, यानी कि दोनों स्ट्रैंड क्या है इसके, N15 वाले। तो ये हैवी है, ये यहां आकर अपने बैंड बनाएगा N15, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी में N14 वाला डालते हैं, यानी कि अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, N14 यानी कि लाइट वाले डीएनए अगर डाल रहे हैं तो वो इसके ऊपर बैंड बनाएगा, क्योंकि ये लाइट डीएनए है, ठीक है। तो यहां पर N14 वाले की बैंड बनेगी क्योंकि ये लाइट डीएनए है। अब यहां पर क्योंकि ये CS जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी इंक्रीजेस एज वी गो डाउन, तो जो भारी रहेगा वो नीचे, जो उससे हल्का है वो उसके ऊपर। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आपको ये बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि आखिर इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो इन्होंने स्टार्ट किया वो आखिर किया क्या, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने सबसे पहले आप NCERT भी जरा सा देख लें। It is now proven that DNA replication is semi-conservatively. It was shown first in Escherichia coli, यानी कि इसी को आप E. coli कहते हैं, Escherichia coli, and subsequently in higher organisms.
सच एज प्लांट्स, पहले तो देखा गया उसमें, उसके बाद बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में भी, एंड इवन ह्यूमन सेल्स। जो ये साइंटिस्ट थे मिसेल्सन एंड स्टाल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स कब इन 1958। ठीक है, अब इनका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या किया इन्होंने। क्या किया, दे ग्रीव ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग एन H4Cl, और इसमें इन्होंने क्या किया, N15 यानी कि जो हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप है वो लिया। ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हैवी वाला नाइट्रोजन लिया, यानी कि N15 लिया एज ए नाइट्रोजन सोर्स। सो एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन को अलाउ किया, ग्रो करवाया। तो अल्टीमेटली इनके पास हुआ क्या, एक ऐसी इनके पास जनरेशन आ गई जिसके दोनों ही स्ट्रैंड पर क्या था, N15। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, द रिजल्ट वाज दैट N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आल्सो। जहां जहां नाइट्रोजन की जरूरत थी वहां N15 ही है, क्योंकि वही अवेलेबल है। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। नॉर्मल डीएनए क्यों, नॉर्मल डीएनए का मतलब N14 वाला की बात कर रहे हैं। by centrifugation in a cesium chloride CaCl density gradient. Please note that N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from N14 only based on densities. बहुत important, N15 heavy है, radioactive नहीं है। Then they transferred the cells into a medium with normal NH। अब यहां से आपको कहानी समझने की जरूरत है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट आपने ऑलरेडी समझ रखा है। ठीक है, तो अब उन्होंने किया क्या एक्चुअली, कि इसके लिए बहुत बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इन्होंने लिया ये ई कोलाई को ग्रो करवाया। ठीक है, ये क्या है, ई कोलाई को उन्होंने बहुत सारे जनरेशन तक N15 वाले में ग्रो करवाया, N15। ठीक, अब हुआ क्या कि इनके दोनों ही स्ट्रैंड पर क्या था, N15 इनकॉर्पोरेट हो चुका है, दोनों ही स्ट्रैंड पर N15 इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को अब ट्रांसफर किया। अब इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को किस पे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर्ड। अब इन्होंने कहा ट्रांसफर किया, एक ऐसे मीडिया में जहां अब नाइट्रोजन सोर्स के लिए N14 है, N14 NH4Cl है। ठीक, अब यहां पर इन्होंने किया, अब जैसे ही किया और ठीक अगले जनरेशन में इन्होंने एक नोटिस किया। इन्होंने अगले जनरेशन में ये नोटिस किया कि यहां पर आ जाए। अब देखिए, अब हम सिर्फ डीएनए लेकर बात करेंगे। ये था N15, ये है N15। कलर का हम ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखेंगे, N15। अब जब ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों ही स्ट्रैंड सेपरेट हुए। ये N15 अलग और ये N15 अलग, क्योंकि दोनों ही टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। ठीक, अब ये जो दोनों अलग हुए, अब इनके ऊपर नई डीएनए की सिंथेसिस हुई, तो अब ये रहा न्यूली डीएनए। लेकिन अब नाइट्रोजन के लिए क्या अवेलेबल है, N14। ठीक, अब नाइट्रोजन कैसा अवेलेबल है, N14। ठीक, अब सिर्फ N14 दिया जा रहा है, अब N15 नहीं दिया जा रहा है, अब सिर्फ N14 दिया जा रहा है। ठीक है, अब जब N14 दिया जाएगा तो अब आप देखें कि ये भी अलग, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये अलग, ये व्हाइट वाले अलग, N14, ये भी अलग, N14 डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त, है ना। और यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर जो डीएनए सिंथेसाइज होगा वो भी N14, और इसके ऊपर जो डीएनए सिंथेसाइज होगा वो भी N14। लेकिन ये रेड वाला जो N15 है वो भी तो अलग होगा, ये भी तो अलग हुआ ना, ये N15 वाला भी तो अलग हुआ है, ये भी तो टेम्पलेट की तरह काम करेगा। ये N15 वाला भी अलग हुआ है, ये भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा। लेकिन टेम्पलेट की तरह काम करेगा, जो इसके ऊपर जो स्ट्रैंड आएंगे वो आएंगे N14 वाले, क्योंकि N14 ही अब अवेलेबल है। ठीक है, अब आप देखिए, यहां अगर आप नोटिस करें तो आपको एक चीज बहुत ही ध्यान से देखने में मिल जाएगी कि यहां से स्टार्ट किया था आपने हैवी से। ठीक है, बहुत सारे जनरेशंस ग्रो करवा के आपने हैवी ऑब्टेन कर लिया, उसके बाद आपने N14 सप्लाई कर दिया। क्या सप्लाई कर दिया, N14 एज ए नाइट्रोजन सोर्स। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां हाइब्रिड बन गया, यहां आपको क्या मिल गया, हाइब्रिड मिल गया, है ना। अब अगेन
आपने N14 ही अभी देना शुरू किया है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये दो ऐसे मिले हैं जो लाइट मिले हैं, लाइट, और ये ऐसे मिले हैं ये दोनों जो कि हाइब्रिड है। ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है। ठीक, अगर इनके पूरे सॉल्यूशन को लेकर और अगर हम CaCl में डाल दें, ठीक है, अगर हम CaCl में, जिसमें कि डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो चुकी थी, तो अगर हम एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल दें CaCl वाले सॉल्यूशन में जहां की ऑलरेडी डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो चुकी थी, तो इस CaCl वाले सॉल्यूशन में आप एक चीज देखेंगे। क्या आप देखेंगे कि सबसे नीचे वो था जो हाइब्रिड है ना, यानी कि N15 और N15 वाले यहां आपको मिल सकते हैं क्या मिलेंगे? यहां आपको मिलेंगे जो जिनके पास क्या है, N15 एक स्ट्रैंड पर है लेकिन N14 दूसरे स्ट्रैंड पर है। दूसरे स्ट्रैंड पर क्या है? N14। ठीक, और यहां आपको एक ऐसी बैंड मिलेगी जिस पर सिर्फ N14 एंड N14 है। ठीक, तो अगर हम इसका नाम देना चाहें तो हम कह सकते हैं ये है हैवी, ये है हाइब्रिड और ये है लाइट। अब सेमी कंजर्वेटिव जो हम लेकर चले थे कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर, वो ये है कि अगर ये सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये हाइब्रिड आता कैसे? ठीक, अगर ये सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता तो ये हाइब्रिड आता कैसे, है ना? और ये हाइब्रिड है, इसका प्रूफ ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से मिल रहा है, क्योंकि इसकी ऊपर बैंड आ रही है ना? जब आप 280 नैनोमीटर के सेट करके देखेंगे ना, तो 280 नैनोमीटर की लाइट में ये बड़ी आसानी से दिखाई दे देते हैं। ठीक है, तो ये रहा ये प्रूफ कि यस, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। अब आप देखें ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट को, अब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। Then they transfer the cells into a medium with normal NH4Cl and took sample at various definite times intervals as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helix. The various samples were separated independently on CaCl gradient to measure the densities of DNA. अब आप देखिए यहाँ पर कैसे मिल रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं? ये रहा सिर्फ नॉर्मल डीएनए यानी कि N14 वाला। यहां पर आप देखिए ये हाइब्रिड वाले मिल रहे हैं, N14 N15 जहां है, देख रहे हैं कलर का भी चेंज है। और यहां पर कह रहे हैं हाइब्रिड लाइट, हाइब्रिड हैवी डीएनए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। Thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer of N15 to N14 media, that is after 20 minutes, जो उसका जनरेशन टाइम होता है, बैक्टीरिया 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई कर जाता है। E. coli divides in 20 minutes had a hybrid और intermediate density, जो कि N14 N15 की वजह से आया। DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, 20 पहला 20 नेक्स्ट वाला, second generation was composed of equal amounts of this DNA hybrid and of light DNA। अब इसका मतलब क्या है ये देखिए, इसका मतलब ये कहा जा रहा है और यही से क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्या कहने का मतलब है इसका, ये देखिए ये बोला जा रहा है और क्वेश्चन कहाँ से आता है देखिए। जैसे मान लीजिए आपने N15 लिया, ठीक, आपने N15 लिया है, ठीक है, क्या लिया है? N15 और N15, ठीक, तो ये इसको आप मान रहे हैं, मान लीजिए कि फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आपके पास क्या डेटा है? आपके पास है 100% N15 है ना? अब जब ये डिवाइड करेंगे, जब ये रेप्लिकेट करेंगे, तो इस डीएनए का एक स्ट्रैंड और ये डीएनए का एक अलग स्ट्रैंड, ये दोनों ही अलग अलग टेम्पलेट की तरह काम करेंगे और दोनों के ऊपर ही डीएनए की सिंथेसिस होगी। ठीक है, अब ये रहा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। अब इस न्यू डीएनए सिंथेसिस जो होगी, ये कौन सा है? N14 आया, और ये जो डीएनए स्ट्रैंड आया ये कौन सा आया? N14। ठीक, अब ये है, यहां पर अगर आप देखें इस जगह पर जो आपने पैरेंटल लिया था, अब आया आपके पास 100% हाइब्रिड आ गए, 100% हाइब्रिड। ठीक है, 100% यहां हाइब्रिड आपको मिला।
दो मिले, दोनों के दोनों हाइब्रिड। अब चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये सेपरेट होंगे और ये भी सेपरेट होंगे, दोनों ही की दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, है ना, दोनों के दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह पर ये रेड वाला भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा और यहाँ पर ये रेड वाला भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा, बट उनके ऊपर जो नया सिंथेसिस होगा वो तो N14 का होगा। तो यहाँ N14 पहले से है, N14 41 हो रहा है, ठीक है, N14, ठीक, N14 और जो पहले से थे वो क्या है, N15, ठीक है, N15। तो आप चीज देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये भी है N14, ठीक है, कलर से। अगर आप एक चीज गौर करें तो नेक्स्ट जनरेशन का क्या डेटा है, नेक्स्ट जनरेशन में ये दो हाइब्रिड है, यानी कि 50% आपको मिल रहा है हाइब्रिड और 50% आपको क्या मिल रहा है, लाइट डीएनए, 50% लाइट डीएनए। तो 50% हाइब्रिड, 50% लाइट डीएनए। तो अगर हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएं तो न्यूमेरिकल इस तरीके से इसका सॉल्व होगा। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछते हैं और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लें। अगर आपने इनिशियली ये आपको एक ट्रिक समझा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आए तो आप कर सकते हैं। 100% इनिशियली आपने हैवी लिया है तो फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। उसी तरह सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। यहां पर हमने लिख दिया कि क्या क्या होगा। पहले तो आपने 100% हैवी लिया, ठीक। तो आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में क्या मिल रहा है मुझे, फर्स्ट जनरेशन में आपको 100% हैवी मिलेगा, 100% हैवी मिलेगा, मिला 100% हैवी, ठीक है। नाउ अब आते हैं सेकेंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन में मिलेगा आपको 50% हैवी और 50% क्या मिलेगा आपको, यहां पर लाइट या हैवी। देखिए आप यहां पर क्या मिल रहा है आपको, 50% आपको मिल रहे हैं लाइट, ठीक। तो 50% लाइट, यहां पर आपको हैवी नहीं हाइब्रिड करना पड़ेगा, हाइब्रिड 50% हाइब्रिड हम चेंज कर दे रहे हैं आपके लिए। ये था इनिशियली 100% आपने लिया था हैवी, यानी N15। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, थर्ड जनरेशन में क्या होगा, फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो आपने इनिशियली 100% हैवी लिया है। अब लेकर चलते हैं कि अब इसका फर्स्ट जनरेशन, अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कहाँ से आपको जनरेशन मानना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ मिला 100% हाइब्रिड, ठीक, 100% हाइब्रिड। सेकेंड जनरेशन में अगर हम जाएं तो हमें 50% हमें मिले हाइब्रिड और 50% मिले मुझे लाइट। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 50% है ना हाइब्रिड और 50% लाइट, ये दोनों, ठीक। नाउ अब थर्ड जनरेशन आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप जनरेशन्स आगे बढ़ते जाएंगे, चूंकि आप N14 ही दे रहे हैं, अब आप सिर्फ N14 दे रहे हैं, तो आपको एक्सट्रीम में N15 तो मिलेंगे ही। अगर कोई पूछे कि क्या N15 गायब हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, N15 के 2 स्ट्रैंड तो मुझे मिलते ही रहेंगे, लेकिन कभी अब सिर्फ हैवी नहीं मिलेगा, हाइब्रिड आपको 2 मिलते ही जाएंगे अंत तक, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन इनका नंबर सिर्फ 2 ही रहेगा। अब टोटल परसेंटेज में तो ये घटते ही जाएंगे, यानी कि अब सिर्फ N14 ही देंगे आप, तो हाइब्रिड का नंबर घटता जाएगा और जितने नंबर वो घट रहे हैं उतना लाइट में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। थर्ड जनरेशन में अगर हम देखें तो ये हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड अब घट जाएगा, हाइब्रिड अब चल के 50% से घटकर कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 25।
हाइब्रिड बचेंगे। और इसका जो 25% जो लॉस हुआ वो कहाँ जा रहा है, लाइट में, यानी कि लाइट कितना बन जाएगा, 75% लाइट बन जाएगा। आप आइए यहाँ देखिए, ये वापस सेपरेट होंगे, तो ये भी N14, ये भी N14, ये भी N14 है ना, ये भी N14, ये भी सेपरेट होगा, ये भी N14 होगा, ये भी N14 होगा, ये सेपरेट होगा तो पूरा स्ट्रैंड N14। बट आप देख पा रहे हैं N14 बढ़ता जा रहा है, और हाइब्रिड क्या है, सिर्फ 2 ही मेंटेन रहेगा, बट टोटल वैल्यू जब आएगी तो उसमें तो उसकी जो परसेंटेज है वो तो घटेगी ना, और जितना वो घटेगा उतना ही जो हाइब्रिड है घट रहा है, उतना ही वो लाइट बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट जनरेशन में 25 का हाफ, 25 का अगर हाफ देखें तो कितना हो जाएगा, 12.5%। अब इसमें जो 12.5% की कमी हुई इसके हाफ की, वो कहाँ जा रहा है, लाइट वाले में। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें 12.5 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 87.5 आई थिंक, ठीक है, 87.5 लाइट। उसके बाद अगर पूछें कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में इसका हाफ, और वो जो हाफ कमी हुई है वो कहाँ चला जाएगा, लाइट वाले में। तो आई थिंक ये आप पैटर्न अगर याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकेंगे। नोट पॉइंट बस आपको ये रखना है कि ओल्ड कभी भी गायब नहीं होगा, ओल्ड कभी भी गायब नहीं होगा, ओल्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है, अंत तक ओल्ड रहेगा ही रहेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप चले एनसीईआरटी पर, और यही दिया हुआ है कि इफ ई कोलाई वॉज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स, यानी कि कितने जनरेशन हो गए, 20 मिनट्स का एक जनरेशन, तो 80 मिनट्स डिवाइडेड बाई 20 कितने आ गए आपके पास, 4, यानी कि 4 जनरेशन तक आपको काउंट करने हैं। देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटीज डीएनए मॉलिक्यूल, है ना। तो फर्स्ट में क्या थे, N15 अब आपको 4th जनरेशन में आपको काउंट करना है कि 4th जनरेशन में क्या होगा। देखिए 4th जनरेशन में क्या होगा, यहाँ आपने काउंट किया, देखिए हाइब्रिड है 12.5 एंड जो आपका लाइट है 87.5%, यही आंसर होगा। ठीक, अब आते हैं बारी नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे द मशीनरी एंड द एंजाइम। ये हमने डिस्कस किया है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में। अब हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन। तो होप सो ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन का प्लीज़ यूज़ करें। और हाँ, अगर आप को ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, मुझे लाइक्स नहीं मिलते हैं, तो आप लाइक किया करें तो पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में भी चीज़ें आ रही हैं। होप सो समझ में चीज़ें आए, अच्छा लगे आपको। कोई कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ट्रांसक्रिप्शन के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।